नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। नूंह जिले के तावड़ू में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के बाद गरमाया हुआ माहौल अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि नूंह जिले से खनन माफियाओं के बुलंद हौसलों की बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। नूंह में खनन माफियाओं ने एक बार फिर से खाकी को अपना निशाना बनाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये खनन माफिया बेलगाम हो गए? एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, जल्द लौट रहे हैं। खनन माफियाओं के बुलंद हौसलों की बानगी, फिर आमने सामने हुए पुलिस और खनन माफिया। अवैध खनन रोकने पहुंची पुलिस पर हमला। माफियाओं ने पुलिस कर्मियों पर की पत्थरबाजी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौत से पहले भी अवैध खनन का मुद्दा सुर्खियों में था, लेकिन अब अवैध खनन का मुद्दा न्यूज की हेडलाइन में है। ऐसा क्यों? इस बात से आप भी वाकिफ हैं। खनन माफिया को रोकने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब खनन माफियाओं के बुलंद हौसले पस्त हो जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से खनन माफियाओं के बुलंद हौसलों की बानगी देखने को मिली। नूंह जिले में एक बार फिर से खनन माफियाओं ने पुलिस कर्मियों को अपने निशाने पर लिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। दरअसल राजस्थान हरियाणा की सीमा से सटे नूंह जिले के बडेट गांव के समीप पुलिस प्रशासन को अवैध खनन की खबर मिली थी। पुलिस प्रशासन अवैध खनन रोकने के लिए मौके पर पहुंचा। इस दौरान खनन माफियाओं ने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मौके पर फायरिंग की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस संबंध में 6 नामजद और 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। देखिए, इस संबंध में हमने एक एफआईआर दर्ज कर दी है, पत्थर चोरी और 307 अंडर सेक्शन, और इसमें 5 व्यक्ति नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्ति है 40-50, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 3 पॉपुलेन इसमें हमने रिकवर की हैं, और जो विस्फोटक पदार्थ की जहां तक बात है, इस संबंध में हमने सैंपल ले लिए हैं और जांच की जा रही है। और जैसे ही ये व्यक्ति जो नामजद आरोपी हैं ये अरेस्ट होंगे, इसमें और सच्चाई खुलकर सामने आएगी। वहीं खनन माफियाओं से आमना सामना होने के बाद पुलिस ने 3 पॉपुलेन मशीनों को भी कब्जे में ले लिया। इसके अलावा कुछ विस्फोटक सामग्री के सैंपल भी लिए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया, क्योंकि जिले की एसपी की ओर से ये बात साफ कर दी गई कि जिले में अब अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। नूंह से यूनुस अलवी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद बीजेपी की तरफ से रमन मलिक जी हमारे साथ रहेंगे, और इसके साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी रणबीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अमित जी आपके पास आते हुए और मैं आपसे जानना चाहूंगा, नूंह में डीएसपी की हत्या का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ है, और ऐसे में एक बार फिर से कुछ हूबहू एक ऐसा ही मामला सामने आ गया। ये अच्छी बात है कि पुलिसकर्मी सिर्फ घायल हुआ है, लेकिन इरादे तो ऐसा लग रहा था कि मारने के थे। जिस तरीके से फायरिंग हुई है, पथराव हुआ है, ये हो क्या रहा है? सरकार और प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से दावे तो बहुत कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों को क्या जमीन पर कोई असर दिख भी रहा है? बिल्कुल अमित जी, आपके तमाम जो सवाल हैं वो जायज है, क्योंकि जिस प्रकार का मामला सामने आया है वो एक तरह से जो अवैध रूप से खनन करने वाले लोगों का दुस्साहस है। और पहले भी उन्होंने इस प्रकार से डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या कर दी थी, और यही तरीका जो है वो इस में भी अपनाया गया। कोशिश यही थी, लेकिन सुखद बात रही कि एक पुलिसकर्मी घायल है और बाकी कुछ औरों के भी थोड़ी थोड़ी चोटें आई है, लेकिन बचाव हो गया। लेकिन इस प्रकार की जो कार्रवाई चल रही है वो सीधे रूप में सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके लिए सवालिया निशान तो लगते ही है कि क्या मजबूत कार्रवाई अवैध खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? क्या ऐसी मजबूरियां हैं? और सबसे बड़ी और अहम बात यह भी है कि जिस समय यह घटना हुई, वारदात जो एक की गई, उस समय डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई के हत्या मामले में जो जांच आयोग गठित है
उनके जो चेयरमैन है आयोग के जस्टिस एलन मित्तल, वे उसी समय नूह के गेस्ट हाउस में भी मौजूद थे। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल भी उठते हैं कि क्या पुलिस प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा, क्या ऐसी मजबूरियां हैं। यह तमाम जो सवाल है वो उठ रहे हैं और उसका सवाल का जवाब भी सरकार को लाजमी देना चाहिए और एक मुकम्मल कार्रवाई तमाम अवैध खनन की जो इसमें लगे हुए हैं उन पर तमाम रूप से एक मजबूत कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जी अमित जी, चलिए मैं आता हूं अमित जी आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अब तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से मलिक साहब हमारे साथ हैं, रमन मलिक जी। और मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डीएसपी की जो हत्या हुई नूह में, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके की बातें कही गई, बड़ी बड़ी बातें कही गई, सब कुछ हमने देखा। जांच आयोग का आपने गठन कर दिया, अब उसकी जांच अभी भी चल रही है, रिपोर्ट अभी भी उसकी आना बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नूह में बार बार ऐसी वारदातों का होना। हाल ही में सीएम ने एक बड़ी मीटिंग भी ली जिसमें यह कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको लेकर ये मीटिंग की गई है। उसके बाद भी बहुत सारी बातें कही गई कि अब ऐसे मामलों में कमी लाई जाए, उसकी पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जमीन पर तो उसका असर दिख नहीं रहा। आपको लग रहा है कि खनन माफियाओं पर कोई किसी तरह का कोई असर इसका पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? देखिए, इसमें दो चीजें बड़े समझ से देखनी पड़ेंगी कि एक तो इसके अंदर जो इन्वॉल्व लोग हैं, अंदाजन 40 से 50 लोगों का इसमें आइडेंटिफिकेशन हो गया और बहुत जल्दी पुलिस उन्हें धर दबोचेगी। वीडियोग्राफी भी हुई है बाकायदा और उसको हमने सेव भी रखे हुए हैं। तो ये एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मलिक साहब घटना घट जाए उसके बाद आप कुछ भी करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बार बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? सवाल ये है मेरा आपसे सर। एक मिनट जी, बोलिए बोलिए मलिक साहब, बोलिए। आपके शो के अंदर अगर मैं आपके शो के अंदर कोई बदतमीजी कर दूं तो फिर ही बाद में आप खेद प्रकट करेंगे ना मलिक साहब। आपको तो नहीं पता होगा कि मैं इस मंशा मलिक साहब, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, डर क्यों नजर नहीं आ रहा है पुलिस का? क्या पुलिस का कोई खौफ नजर क्यों नहीं आ रहा है? रोकना है जी। क्या पुलिस का काम लोगों की मंशा और उनके दिमाग को रोकना है? क्राइम को रोकना है, अपराध को रोकना है सर। चालू हुआ दुनिया में भाई साहब, अपराध को रोकना काम है पुलिस का, क्राइम को रोकना है, लोगों को सुरक्षा देने का काम है पुलिस का। क्या दे पा रही है? अपराधियों के समर्थकों को पकड़ना पड़ता है जी, ये काम जरूर होता है। लेकिन आप ये बोले कि किसी के मस्तिष्क में आइडिया आ गया अपराध करने का और पुलिस ने रोका नहीं, इसलिए पुलिस नाकारा है, तो ये तो फिर आपसे बड़ा आइंस्टाइन भी कोई नहीं और आपसे बड़ा बुद्धिजीवी भी नहीं। सर मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप मेरे सवाल का जवाब दे ही नहीं है जी। घटना अगर कोई घटी है या कोई घटती है तो उस घटना को रोक उसके तफ्तीश करना ये काम पुलिस का है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। पुलिस को दबिश और देनी चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। पुलिस को और सख्त होना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि प्रिवेंटिव अरेस्ट उन लोगों का जो इस तरीके से गुंडई में है उनको भी करना पड़ेगा। और उसमें अगर कोई इसको किसी जातिवाद का, किसी संप्रदायवाद का बात बनाए तो उस व्यक्ति को भी अरेस्ट करना चाहिए। कौन बना रहा है ये बिना मलिक साहब? कौन बना रहा है मलिक साहब, कौन बना रहा है इसको? जातिवाद या सांप्रदायिक जो भी आप बोल रहे हैं, अभी आप देखिए जब अगर और दबिश पड़ेगी तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, जब और दबिश पड़ेगी तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। लेकिन वेद प्रकाश जी, बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़ा किया जाता है, बार बार ये कहा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो प्रदेश में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं, ऐसे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो कह रही है उस हिसाब से सरकार को अब सोचना पड़ेगा, प्रशासन को सोचना पड़ेगा, पुलिस को भी अलर्टनेस दिखानी पड़ेगी। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। अगर ऐसे मामले हाथ से लगातार सामने आते रहे तो पुलिस का तो खौफ लग ही नहीं रहा कि कोई डर है, कानून का कोई राज है भी क्या नहीं है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे जी। संयोग से रिटायर्ड आईजी साहब रणवीर शर्मा जी कल भी आपके शो में थे, आज भी, और मैंने अवैध खनन का मामला भी उसमें उठाया था जी। दुर्भाग्य है कि जब भी हम कोई मामले उठाते हैं, सरकार को बताते हैं, सरकार हमारी बात पर गंभीरता से विचार करने की बजाय हम पर ही आरोप लगाना शुरू कर देती है। जब तावड़ू के अंदर डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी की हत्या हुई थी तब भी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी, गृह मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, डीजीपी साहब ने,
और भाजपा प्रवक्ताओं ने 1000 पुलिस कर्मचारी भेजे गए थे। बोला भाई चारों तरफ से दबिश हो रही है। उसके बाद जब 100 हुए तो मैंने नाम ले बताए थे कि इस हत्या के बाद भी अवैध खनन हो रहे हैं। अगर आप अपना पुराना रिकॉर्ड देख लें तो शायद आपके चैनल पर भी एक शो में मैंने बताया था कि बढेड़ा पहाड़ का मैंने नाम लिया था। बढेड़ा पहाड़, लेकिन वो तो ये कहते हैं ना, वो तो ये कहते हैं ना विद्रोह जी, सुन तो लीजिए सर। हाँ वेद प्रकाश जी, मैं आपकी सुनूंगा, लेकिन उनका तो ये कहना है कि आपने खनन माफियाओं को जो खुली छूट दी है ना, वो आदत इनको पड़ी हुई है और वो आदत इनकी धीरे धीरे जाएगी। उस पर कोशिश हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन इसकी लत आपने लगाई है लोगों को, इसकी आदत आपने लगाई है, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने, जो आप सत्ता में थे। आपका आरोप ही पूर्वाग्रही गलत है। 8 साल से हमारा राज नहीं है, और अगर यदि 8 साल से भाजपा हमारे राज में कुछ कमियां थी उनको ठीक नहीं कर पा रही, तो भाजपा को कोई नैतिक अधिकार सत्ता में बने रहने का नहीं है। और आगे सुनिए मेरी बात, मैंने आपको 19 स्थान बताए थे, तब भी मेरी बात को गलत साबित किया गया। आपने भी कहा कि भाई आप कैसे कह रहे हैं, भाजपा नेताओं ने भी कहा। अब उसी बढेड़ा पहाड़ में जो मैंने 1.5 महीने पहले बताया था यहाँ अवैध खनन हो रहा है, वही फायरिंग हुई है, वही पुलिस पर हमला हुआ है। और उससे पहले ठीक है वेद प्रकाश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास में, लौटता हूं आपके पास जी। लास्ट बात, बोलिए। उससे 1 महीना पहले नांगल चौधरी का तरह से ही हमला हुआ, जो और नांगल चौधरी के विधायक जो भाजपा के हैं, डॉक्टर हृदय सिंह ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और विधानसभा में सरकार ने आश्वासन दिया था कि भाई अवैध खनन रोकेंगे, और आश्वासन के 10 दिन बाद ही पुलिस पर हमला हुआ, खनन विभाग पर हमला हुआ। तो ये घटनाएं हो रही है। और 35 करोड़ रुपया डाडम के अंदर जो सरकारी खनन का पट्टा सरकार ने दे रखा है, एनजीटी ने 35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि सरकार बार बार कह रही है अवैध खनन नहीं हो रहा। पहले आप मानो। चलिए मैं आता हूं मैं वेद प्रकाश जी आपके पास आता हूं, लेकिन रणवीर जी ये क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार है गठबंधन की, इससे पहले बीजेपी की सरकार, अवैध खनन तो पहले भी हो रहा था, चाहे वो इनेलो हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो या गठबंधन की सरकार हो, यानी कि जो काम पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है। लेकिन जो लगातार पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि पुलिस की ओर से जो दावा किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है पुलिस कह कुछ रही है कर कुछ रही है, और इसी वजह से इन खनन माफियाओं के अंदर कोई खौफ नहीं है, उसका कानून का कोई डर नहीं है, खाकी का डर नहीं रह गया है? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, उस इलाके में मेरी पोस्टिंग रही है जी, बतौर एसपी नोबी और बतौर एसपी फरीदाबाद से, तो उस एरिया की जो टॉपोग्राफी है उससे मैं आप लोगों को वाकिफ करा दूं कि वो जो पहाड़ का एरिया है और पहाड़ से निकलने का जो एरिया है जी, वो उस लोकल जो वहाँ के बासिंदे हैं उनको एक रोजी रोटी का साधन है। मतलब आज हमें पहले कारण का पता चलना चाहिए, तभी उसका निवारण करेंगे ना आप। पहला कारण वहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो बहुत ज्यादा गरीबी है जी, दूसरी उनका वो रोजी रोटी का साधन है, ये एक मेन कारण है वहाँ पे। और दूसरा जो पुलिस है, पुलिस के पास वहाँ 2-3 बड़ी भारी कमियां हैं। पहला तो मैं पुलिस का ये मानूंगा कि पुलिस मुलाजिम जो है ना वहाँ लालच कर लेता है, वो उनसे लालच कर लेता है और गाए बगाए उनसे वो काम करवाते रहते हैं। तो हमें वहाँ ईमानदार पुलिस अफसरों के साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि जो पुलिस अफसर इसके साथ इन्वॉल्व होगा, खासकर वो ठेकेदारों से मिलके जो स्टोन क्रशर है वहाँ पे लगे हुए, उनके साथ मिली भगत करके वो कहीं ना कहीं वो मंथली का सिस्टम अपना बना लेता है, वो सबसे पहले रोकना पड़ेगा उस लालच को जो डिपार्टमेंट का है। नंबर दूसरा माइनिंग डिपार्टमेंट है। माइनिंग डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर पा रहा है, वो बहाने इसलिए लेता है कि पुलिस हमें मदद नहीं कर रही है। तो एक डेपुटेशन माइनिंग डिपार्टमेंट में दे दिया जाए जो इंडिपेंडेंट उनके अंडर ही काम करें और वो इस बात का बहाना ना ले कि हमारे पास मुलाजिम नहीं है। तीसरा जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, लोकल जो पुलिस है उसके पास संसाधनों की बड़ी भारी कमी है वहाँ पे, ना तो थानों के अंदर पूरे मुलाजिम है। अब ये घटना जो बढेड़ा पहाड़ की है, वहाँ पे 4 मुलाजिम चले गए उनको रोकने के लिए, तो वो वहाँ तो लोग 2 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं पहाड़ के अंदर,
और मुलाजिम वहां पे पिट के आते हैं या वो चोट खा के आते हैं। अब जैसे इस केस के अंदर हुआ है, मुलाजिम पूरे ना होने की वजह से, स्टाफ की कमी होने की वजह से थोड़े मुलाजिम जाते हैं उस चीज को रोकने के लिए, तो या तो वो सेटिंग करके वहां से वापस आ जाते हैं या वो चोट खा के वापस आते हैं। तो इसलिए पूरा स्टाफ वहां पे देना पड़ेगा। दूसरा, इनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, उनके पास जो डंपर है वो बहुत तेज स्पीड के और मॉडर्न क्वालिटी के हैं। वो गंदे से गंदे रास्तों से बहुत स्पीड से भागते हैं जहाँ पे हमारी जीपें गाड़ियां नहीं चल पाती हैं, तो हमें मॉडर्न इक्विपमेंट उनको देने पड़ेंगे। तीसरा, जो हमारा नेटवर्किंग है, मतलब जो हमारा चेकिंग का नेटवर्किंग है वो बहुत कमजोर है। वहां पे नाके लगा दे तो 1-2 मुलाजिमों से वो काबू नहीं होते। जब तक वहां पे कम से कम 15 से 20 मुलाजिमों का नाका नहीं लगेगा तब तक वो रुकते नहीं है। पेट्रोलिंग में जो गाड़ियां हम करवाते हैं उसके अंदर 2 या 3 या 4 आदमी जाते हैं, उससे भी नहीं पेट्रोलिंग भी वहां थोड़ी सी हमें ज्यादा गाड़ियों के साथ, तो इन्हें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। नंबर तीसरा है हमारा डिजिटल सर्वे। जैसे हम अपने ड्रोन उनकी फैसिलिटी दें और ड्रोन से सर्वे कराएं तो उससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ ये सिस्टम हो रहा है और फिर नाकाबंदी करके उनको घेरा जाए। तो ये कारण और निवारण के साथ लास्ट पॉइंट है मुलाजिमों की अकाउंटेबिलिटी। मैंने कहा था सीएम के आंख के इशारे से सारा डीसीएसपी का सिस्टम या प्रशासन काम करता है। तो इसमें दोनों प्रशासनों की बाई नेम जिम्मेवारी, अकेले पुलिस के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते और अकेले सिविल पे भी नहीं छोड़ सकते। तो डिप्टी कमिश्नर, माइनिंग डिपार्टमेंट और हमारा पुलिस, तीनों डिपार्टमेंट जब सख्ती से वहां कार्रवाई करेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का साथ, चाहे मुलाजिमों की बात हो, चाहे वहां पे डिजिटल कम्युनिकेशन के मामला हो, ट्रांसमिशन का मामला हो, तो वो हमें सभी चीज वायरलेस वगैरह पूरे साधो सामान के साथ उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये माइनिंग का जो इलीगल सिस्टम है ये रुक रहा है। अगर आज जो ठेकेदार सिस्टम है ये बड़ा खतरनाक है वहां पे। ये ठेकेदार किसी न किसी आका को अपने पास रखते हैं जी। वो ठेकेदार क्या करते हैं, उनका कोई न कोई कनेक्शन पॉलिटिकली भी है और ऑफिशियली दोनों से है। ठीक है रणवीर जी, आपने बहुत सारी बातें कही हैं और बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। मलिक साहब जी, मैं आता हूं सर आपके पास। मलिक साहब, आपने रणवीर जी को सुना होगा, बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिए हैं और मैं उम्मीद करूंगा इन सुझावों पर हो सकता है कि अगर अमल किया जाए तो कुछ बेहतर भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वेद प्रकाश जी ये कह रहे हैं, वेद प्रकाश जी ने ये स्वीकारा है कि अवैध खनन हमारे टाइम पर भी होता था, ऐसा नहीं कि हमारे टाइम पर अवैध खनन नहीं होता था। लेकिन अब तो 8 साल से आपकी सरकार है तो जिम्मेदारी तो अब आपको लेनी पड़ेगी ना। कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि ये बोलना कि ये 8 साल से हमारी सरकार है और इसलिए हम उनके ऊपर ना बोले, ये उचित नहीं है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि 8 साल में प्रशासन के अंदर जो बदलाव आने चाहिए थे व्यवहार में सरकार को देखते हुए, वो अभी नहीं आए हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है जी। और ये मैं रिजायत रशीदी साहब जो है उनकी बात मैं बिल्कुल खारिज नहीं करूंगा कि कुछ गंदी मछलियां होती हैं हर महकमे में जो लालच कर जाते हैं, और मैं इनका धन्यवाद भी करूंगा स्वीकारने के लिए, क्योंकि जब ये वहां होंगे तब भी ऐसे लोग होंगे। पकड़े ना पकड़े, उनको सजा दी नहीं दी वो एक अलग विषय है, लेकिन टीवी पे बैठ के ये मान लेना कि उनके अंडर जो महकमा वहां था उसमें गंदी मछलियां थी और इनको उनकी जानकारी दी, ये भी एक बड़ी बात है। मैं इनका साधुवाद मालिक को खोल देना। तो मैं ये आज समझता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन बहुत जल्दी, जो बड़ा एक्शन है वो होने वाला है, और क्या उसकी डिटेल है ना मैं आपके साथ व्यवहारिक रूप से शेयर कर सकता हूँ और ना मेरा उचित रहेगा बोलना। लेकिन हाँ, आइडेंटिफाई लोग हो चुके हैं और उनकी शक्लें हमारे पास आ गई हैं, उनके एड्रेसेस इकट्ठे हो रहे हैं जी। ठीक है, उन्होंने जिन्होंने करा है वो अब भुगतेंगे। ठीक है वेद प्रकाश जी, यहाँ तो पूरा एश्योरेंस दे रहे हैं मलिक साहब और कह रहे हैं आप चिंता मत करिए, अगर कोई वाकया सामने आया है तो कार्रवाई होगी और एक बड़ा एक्शन प्लान इसके लिए तैयार किया जा रहा है ताकि एक ऐसी मिसाल कायम की जाए, कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे।
देखिए ये तो सरकार हर बार कहती है और सरकार कोई एक्शन प्लान बनाती है तो उसका स्वागत है, अच्छी बात है। पर मैंने कहा पहले सरकार स्वीकार तो करे अवैध खनन हो रहा है। सरकार तो कहती है अवैध खनन हो ही नहीं रहा, चोरी हो रही है, कोई खनन माफिया नहीं है। जब तक आप स्थिति की गंभीरता को स्वीकार नहीं करोगे उसका निदान नहीं होगा। अब मैंने डाडम पहाड़ का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि डाडम पहाड़ तो बाकायदा सरकार की लीज पर है, सरकार ने खनन पट्टा दे रखा है और उसमें जो 35 करोड़ रुपए का एनजीटी ने अभी जो वो लगाया है जुर्माना, वो पट्टेदार पर लगाया है जो खनन का जिन्होंने पट्टा मिला कि अवैध खनन कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी गंभीर है। और एनजीटी की जो मॉनिटरिंग कमेटी है, सर हमारे सामने क्या होता था उसकी छोड़िए ना, आप आज की देखिए ना, आज की देखिए ना, हमारे टाइम में क्या होता था उसकी सजा जनता ने हमको दे दी। आप हमारी आर्मी यही तो समस्या है आप लोगों की। आप लोगों की समस्या यही है कि अपने भ्रष्टाचार को हमारी आड़ में छुपाते हो। आप अपने भ्रष्टाचार को मलिक साहब हमारी आड़ में मत छुपाइए प्लीज। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए ना। तबीयत खराब हो जाएगी भाई साहब, मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना उसको एक मिनट तबीयत की चिंता मत करो। आपका धन्यवाद। आप मेरे फेलो पैनलिस्ट हो, मैं आपकी तबीयत की चिंता ना करूँ। मेरी नहीं होती तबीयत खराब, मेरे कोई दुश्मन थोड़ी हो। चिंता मत कीजिए सर, चिंता मत कीजिए सर। मेरी बात तो सुन लीजिए ना सर। मेरे को मेरा सवाल तो सुन लो जो आप बोल रहे थे। अच्छा सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए ना वेद प्रकाश जी, कुछ सवाल है उनका छोटा सा, सुन लीजिए। हाँ आदरणीय वेद प्रकाश जी, परम आदरणीय वेद प्रकाश जी, अति सम्मानित वेद प्रकाश। समय खराब हो रहा है, एक मिनट वेद प्रकाश जी आप सुन लीजिए ना, अगर कोई सवाल वो कर रहे हैं तो सुन लीजिए, कोई बात नहीं, उसके बाद जवाब दे दीजिए आप। हाँ समय दूंगा मैं आपको, बोलिए आप। मेरा सिर्फ इतना सा है, मैं सीखने से मैं इनके सीखने से ये समझ नहीं पाया ये एनजीटी के विषय में जो बोल रहे थे वो क्या सवाल खड़ा कर रहे थे। मुझे क्षमा कीजिए, आप इनसे कर लीजिए एनजीटी के विषय में जो बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे, मैं अच्छा चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूँ, मैं आप दोनों के पास आता हूँ, ठीक है वेद प्रकाश जी आप। मैं बात नहीं करूंगा। हाँ ठीक है वेद प्रकाश जी, चलिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है आप नाराज मत होइए सर, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, एक मिनट। अमित जी सर मैं क्या करूंगा बैठकर? नहीं अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, आपको पूरा मेरी पूरी बात सुन। अच्छा बोलिए आप, बोलिए अच्छा बोलिए, 15 सेकंड आपके पास, बोलिए आप। तो मैंने कहा कि एनजीटी की जो कमेटी है जस्टिस चंपाल जी की, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी। ये पढ़े 2 महीने पहले उन्होंने रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा कि जो दक्षिणी हरियाणा का गुड़गांव और फरीदाबाद और नूह जिला है उसकी 125 पहाड़ियों में 31 पहाड़ी भाजपा राज में, जिसकी जमीन 10,000 एकड़ जिसका रकबा है वो चट कर दी गई, जमीन समतल कर दी गई भाजपा राज में। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट है और ये आरोप हम पर लगाते हैं। भैया मैं कह रहा हूं स्थिति को तो स्वीकारिए, खनन हो रहा है। अगर आप चिल्लाना बंद करेंगे तो मैं आपसे एक सवाल जो आपका है उसका जवाब। अच्छा बोलिए मलिक साहब, बोलिए आप, चुप हो गए, बोलिए बोल दीजिए कि ये जो एनजीटी में 35 करोड़ की बात कह रहे थे वो क्या आप कह रहे थे, क्या आपका आरोप था? सर वो मेरा कोई आरोप नहीं है। एनजीटी ने डाडम जो माइन पहाड़ है उस पर अवैध खनन हो रहा है, सरकार ने लीज पर दे रखा है। तो एनजीटी ने कहा कि ये जो 300 वर्ग मीटर में 300 फीट तक जो अवैध खनन हुआ है सरकारी ठेकेदार की बात कर रहा हूं मैं, जिसको पट्टा दे रखा है, हम 35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हैं उस कंपनी के ऊपर, सरकारी कंपनी पर, और उसका जुर्माना सरकार देगी अगर सरकार उससे वसूल नहीं करेगी तो। 35 करोड़ का जुर्माना अवैध खनन पर लगा है, जो ये प्रमाण है कि अवैध खनन। जवाब दीजिए अरे अब इन्हें चुप कराएंगे या यही बोलते रहेंगे? ठीक है आप बोलिए। हाँ बोलिए लाया कम करिए विजोई जी, आपके सवाल। अरे वो चुप हो गए मलिक साहब, बोलिए आप। हाँ देखिए एनजीटी का काम जुर्माना लगाना है, लेकिन एनजीटी का काम अवैध खनन को प्रमाणित करना या उसके ऊपर अवैध खनन का जुर्माना लगाना नहीं है। उनका पर्यावरण से रिलेटेड है, और जब पर्यावरण से रिलेटेड होगा और अवैध खनन अगर आप बोल रहे हैं तो वो उस ठेकेदार की
इलीगैलिटी होगी। वो सरकारी ठेकेदार नहीं है, वो ठेकेदार है जिसने पट्टा लिया है, वो सरकार का ठेकेदार नहीं है, वो एक प्राइवेट आदमी है जिसने पट्टा लिया। जैसे आपके रॉबर्ट वाड्रा और वगैरह कंपनी है जब आपके राज में थे, तो ये जांच करना जरूरी है कि वो कौन व्यक्ति है, क्या है। मेरे पास अभी उसकी दादम की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपका विषय ठीक है तो मेरे को तो लगता है कि जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक कमेटी है, एनजीटी है, उसने सरकार को भेजा तो सरकार का डिपार्टमेंट ड्यूटी बाउंड है और वो करेगा। ठीक है। लेकिन अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। खनन के बारे में ये कहा जाता है कि जब खनन शब्द आता है ना, तो उसके आगे अवैध अपने आप ही लग जाता है। यानी खनन शब्द अपने आप में जब तक उसके सामने अवैध ना लग जाए तब तक वो पूरा नहीं होता। और अवैध खनन को लेकर किस तरीके से राजनीति होती आई है, इससे पहले भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब तक इसी तरीके से पुलिसकर्मी अपनी जान गंवाते रहेंगे, कब तक उनके ऊपर हमले होते रहेंगे। सरकार चाहे किसी की भी हो, जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, चाहे सरकार में कोई भी हो। उससे क्या फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल अमित, अहम बात यही है और यही हमारी चर्चा का मकसद भी है। और प्रबुद्ध जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे रमन मल्लिक जी की बात करें या विद्रोही जी की बात करें, रणवीर शर्मा जी हैं, पूर्व अधिकारी हैं, तो ऐसे में इन्होंने जो बातें रखी है, यहाँ सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं है, चिंतन का है, चिंता करने का है कि हमें आगे इस मामले में क्या करनी चाहिए, जिम्मेवारी तय करनी जरूरी है। हालांकि सरकार ने कार्रवाई करते हुए करीब 1,500 जो एफआईआर इस सिलसिले में पिछले दिनों में, पिछले 1 वर्ष के दौरान दर्ज करी है। लेकिन एफआईआर से क्या होगा, क्योंकि पहले एक डीएसपी की जान चली गई और अभी भी जानलेवा हमला हुआ है पुलिस कर्मियों पर, उस सिलसिले में मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन एक ठोस मुकम्मल कार्रवाई की दरकार है, ताकि जो खौफ खाकी का बनना चाहिए वो घटता जा रहा है, वो खौफ बढ़े किसी न किसी रूप में। मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी ली, उसमें अहम चर्चा हुई है, उसमें गृह मंत्री भी मौजूद थे। लेकिन फिर भी जो अगर नहीं रुक पा रहे इस प्रकार का कार्य, तो उसके लिए एक ठोस नीति बनाने की जरूरत तो है और यही हमारा मकसद भी है। जी अमित जी, चलिए, समय की कमी है। आपका अमित जी, आपका रमन जी, आपका वेद प्रकाश जी, आपका और रणवीर जी, आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि खनन माफियाओं के हौसले जिस तरीके से लगातार बुलंद हो रहे हैं, इस पर लगाम लगेगी तो लगेगी कैसे और कब लगेगी? हालांकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी धरातल पर वो सब देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा दरकरार है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।